हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेई सिविल एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएफसीसीएल के रिक्रूटमेंट के बारे में। हर एक एस्पेक्ट में बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या जॉब पोस्टिंग रहेगी, यानी कि आपके एग्जाम से लेके जॉब पोस्टिंग तक की सारी चीजें इस वीडियो में कवर की जाएंगी। मैं अपनी ओर से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रखूंगा। जो भी इस पीडीएफ में जो इसका नोटिफिकेशन है, इसमें जो लिखा है उसी को मैं हाईलाइट करके आप लोगों को समझाऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, अराउंड 10 मिनट्स का, लेकिन ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताएगा जो आपको इस एग्जाम को लिखने से पहले, मैं कहूँगा फॉर्म भरने से पहले नॉलेज में होनी चाहिए। आपका एग्जाम फॉर्म भरने से लेके मेडिकल के बाद अपॉइंटमेंट तक, यानी कि ए टू जेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में, जितनी कवर की जा सकती है, जो उसमें लिखा है वो सारी कवर की जाए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं डीएफसीसीएल है क्या। ये एक पीएसयू कंपनी है इंडियन रेलवे की। पहला पॉइंट तो ये। अच्छा, तो क्या बोलो, क्या ऐसी सिर्फ यही एकमात्र पीएसयू है? नहीं, ऐसी और भी 3-4 पीएसयू मुझको पता है, लेकिन वो अभी इनिशियल फेसेस में क्या होता है, जो पीएसयू है वो सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को हायर करती है जिससे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके, लेकिन उसके बाद वो फ्रेशर को भी हायर करने लगती है। सेम प्रोसेस रहा था डीएफसीसीएल के बारे में, अब ये फ्रेशर को हायर कर रही है ना। अच्छा, ये किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है भाई? आप जहाँ जॉब लोगे वहां प्रोजेक्ट तो पता होना चाहिए। तो ये कर रही है गोल्डन क्वाड्रेटल प्रोजेक्ट पे। ठीक है, यानी कि ये प्रोजेक्ट है जो आपका ऑल ओवर इंडिया को एक क्वाड्रेटल पोजीशन में कनेक्ट करने के लिए है ना। जैसे आपका दिल्ली, गुजरात, साउथ ईस्ट, इन सबको कवर करेगी, है ना। तो ये आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ आपकी जॉब पोस्टिंग हो सकती है। जहां जहां जॉब पोस्टिंग होगी वो भी मैं चीजें अभी आगे चल के दिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट डेट क्या है? 20/5, यानी कि आपका कल से ये फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है और 19/6 इसकी लास्ट डेट है। देखो, करेक्शन की विंडो खुलेगी, ठीक है, लेकिन आप लोग फॉर्म भरते टाइम ही गलती मत करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ये 2 स्टेजेस में एग्जाम होगा, क्योंकि मैं एज अ सिविल इंजीनियर तो मैं सारी बातें सिविल के रिगार्डिंग करूंगा, अदर किसी पोस्ट के रिगार्डिंग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, है ना। तो सीबीटी 1 होगा जो अगस्त 2023 में होना कंफर्म है। सीबीटी 2 होगा जो दिसंबर में होना कंफर्म है। ठीक है, और सीबीएटी ये हमारा ऐसे मतलब नहीं है ना, सिविल वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, आप 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। ओके, लेकिन ध्यान रखना हॉलीडे और संडे को कॉल मत करना। टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी 50। अच्छा, पे स्केल इंपॉर्टेंट है। हमारी जो जूनियर इंजीनियर की, जैसे रेलवे में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है, वैसे ही डीएफसीसीएल में उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सैलरी यहाँ 30,000 रहेगी, 30,000 से 1,20,000 तक, लेकिन ये तो बेसिक पे है, इसके अलावा और एडिशनल चीजें आपको मिलेंगी। ओके, टोटल वैकेंसी 50 है। इसमें जनरल की कितनी है सर? 24 है। एससी की 5 है, एसटी की 3 है, ओबीसी एनसीएल की 13 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है। क्वालिफिकेशन ध्यान रखना, डिप्लोमा कर रखा आप लोगों ने 3 साल का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, जैसे मेरा पीएचई में है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, तो मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत से पीएचई वाले बच्चे सोचते हैं कि सर हम अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज ध्यान रखना 60% से कम नहीं होनी चाहिए इस बात का। ओके, एग्जीक्यूटिव अच्छी पोस्ट कहूंगा, क्योंकि टोटल वैकेंसी भी 235 है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब बात कर देते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन। देखो, इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि हाँ मैं अपेयर में हूं तो मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। यहाँ सिंपल लिखा है, द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि 19/6/2023 तक आपकी जो भी क्वालिफिकेशन उसका रिजल्ट आउट होना चाहिए, यानी कि 19 तारीख को आपका रिजल्ट आ रहा है फाइनल ईयर का, तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक बड़ा पॉइंट रहता है कि सर मैंने लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा किया है। हाँ, अगर आपने लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा किया है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ लिखा है, एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा/डिग्री कोर्स थ्रू रिकॉग्नाइज्ड लेटरल एंट्री स्कीम कैन आल्सो अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें कोई डाउट मत रखना, है ना। फिर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर मैंने डिप्लोमा भी कर रखा है, मैंने बीटेक भी कर रखा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इश्यू बताऊं, पावर ग्रिड का अच्छी कंपनी है, लेकिन वहाँ ये फंडे चलते हैं कि अगर आप हायर क्वालिफिकेशन वाले हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अभी मुझे नहीं पता क्या इशू है ये, लेकिन हाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लिखा है, फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव वेयर डिप्लोमा इज प्रिस्क्राइब, तो वहीं यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया कि आप अप्लाई कर सकते हो। देखो मैं पढ़ भी देता हूँ, फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव वेयर डिप्लोमा इज प्रिस्क्राइब एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन
कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन, विद बोला यानी डिप्लोमा प्लस हायर क्वालिफिकेशन इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन बी बी टेक बी एस सी इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स शेल आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि आपके पास क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि सर मैं बी टेक हूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। आपका डिप्लोमा प्लस बी टेक है, आप अप्लाई कर सकते हो। आप पे डिप्लोमा ही है, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप पे बी टेक बी एस सी ही है और कुछ नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। आप एक इंपॉर्टेंट इशू रहता है कि आपको राउंड ऑफ नहीं रखना है हर चीज, है ना। देखो यहाँ जैसे लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर दिया यहाँ पे कि राउंड ऑफ नहीं करना। अगर आपकी 59.99% है तो उतनी ही लिखनी है ना। ये नहीं कि सर मेरा 59.99 है, ये अप्रोक्स 60 है, नहीं। आप फॉर्म भर दोगे, आप एग्जाम दिया होगे, लास्ट टाइम पे आप रह जाओगे, क्योंकि यहाँ राउंड ऑफ नहीं चलेगा। जो परसेंटेज निकल के आ रही है पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वही आपको फिलअप करनी है। ओके, तो अगर आप 60 से कम हो तो आप अप्लाई मत करना, है ना, इतनी मेहनत बेकार जाएगी। अच्छा, एज लिमिट एक बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पे। जिन बच्चों की 18 से 30 तक है वो तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी आपको यहाँ पे मिल लेगा, है ना। और एज आपकी किस डेट पे कैलकुलेट होगी, 1/7/2023, यानी कि इस डेट पे आपकी एज कैलकुलेट होगी, है ना। अब इंपॉर्टेंट बात कर देते हैं कि सर जॉब लग तो जाएगी, उसके बाद हमको बेनिफिट्स क्या रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रहती है बच्चों के दिमाग में कि सर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कहाँ पे मुझे नौकरी करनी होगी। हो सकता है कि आप ऐसी जगह पोस्टिंग ना चाहते हो कि आप वहां जिंदगी भर नौकरी ना कर सके। तो यहाँ पे देखो वर्क एंड अलाउंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको बेसिक पे मिलेगा प्लस डीए मिलेगा, जिसको डीए बोलते हैं हम लोग। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनेक्सर 3 में दे रखा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात मैंने हाईलाइट कर दी है, आपको पोस्ट कहीं भी कर सकते हैं, एनीवेयर इन इंडिया, और वो भी ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफरेबल रहेगी। तो आप ये मत सोचना कि सर मेरा नॉर्थ जोन है, मान लो फर्स्ट पोस्टिंग आपकी नॉर्थ जोन में हुई तो जिंदगी भर नॉर्थ जोन में रहोगे, नहीं। आपकी साउथ जोन में भी पोस्टिंग हो सकती है, ट्रांसफर हो सकता है। अब बात कर देते हैं कि सर हमको क्या कोई बॉन्ड फिलअप करना पड़ेगा। हाँ, लिखा है कैंडिडेट विल हैव टू एग्जीक्यूट अ सर्विस बॉन्ड एज पर द नॉर्म्स ऑफ डीएसएसएल एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। यानी कि जो भी पीएसएस रहती हैं वो जनरली एक बॉन्ड जरूर साइन करवाती हैं, है ना। तो अगर मैं एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करूं तो यहाँ पे CBT 1 होगा, उसका CBT 2 होगा और उसका DV होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। यानी कि 4 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, CBT 1, CBT 2 और DV देन मेडिकल। ओके, अगर मैं वही स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, 1/4 की रहेगी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये रहेगा कि जैसे रेलवे में जो आपका CBT 1 होता है वो स्क्रीनिंग प्रोसेस का रहता है, उसी तरह सेम DFCCL में भी फर्स्ट स्टेज का CBT रहेगा, वो सिर्फ स्क्रीनिंग का रहेगा, उसका सिलेक्शन में कोई रोल प्ले नहीं होगा। आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट CBT 2 के लिए लिए जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है सेकंड स्टेज CBT बेस्ड टेस्ट 20 टाइम द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी ऑफ द पोस्ट नोटिफाइड एज पर द मेरिट इन फर्स्ट स्टेज CBT। यानी कि मान लीजिए आपकी मान लो OBC है, कैटेगरी है OBC NCL, और उसमें आपकी 20 वैकेंसी है। तो मान लो एक वैकेंसी एग्जाम्पल के लिए, तो एक वैकेंसी का 20 गुना, यानी कि एक पोस्ट के लिए 20 बच्चे CBT 2 के लिए लिए जाएंगे। अगर बोलोगे सर CBT 2 के बाद DV के लिए कितने लिए जाएंगे, मेडिकल के लिए कितने लिए जाएंगे, तो वहां 1:1 चलेगा। यहाँ कितना चल रहा है, CBT 2 के लिए 1:20 और DV के लिए 1:2। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या चीजें जो इसमें लिखी है उन्हीं को समझा रहा हूँ। अगर आप चाहोगे कि इन चीजों को क्लब करके एक पर्टिकुलर अलग वीडियो यहाँ पे ये चीजें एक पॉइंट में मिल जाए तो वो भी मैं कर दूंगा। लेकिन एक चीज क्या होनी चाहिए, ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैं ये चीजें आपको कहाँ से बता रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते, क्योंकि 80% बच्चे यही गलती करते हैं, नोटिफिकेशन पढ़े बिना फॉर्म भर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जॉब आपको चाहिए, जिंदगी आपको उस जॉब में बितानी है, तो नोटिफिकेशन पढ़ने की भी जिम्मेदारी आपकी ही है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नोटिफिकेशन को कैसे आपको सेव करना है। मैंने जैसे ये चीज़ें हाईलाइट कर दी है वैसे ही आप हाईलाइट करके अपने पास उसको रख सकते हो। ये PDF जैसे मैंने हाईलाइट किए सेम आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, तो वहां से जाके भी आप इसको हाईलाइटेड पार्ट को पढ़ सकते हैं, इससे आपका टाइम सेव हो। ओके, तो मैंने बता दिया CBT 1 में स्क्रीनिंग प्रोसेस रहेगा, CBT 2 में जाएंगे तो 1:20 चलेगा। 1:20 के बाद DV या मेडिकल के लिए 1:1 रहेगा। यहाँ लिखा ना, DV मेडिकल परफॉर्मेंस इक्वल टू द नंबर ऑफ कम्युनिटी वाइज वैकेंसी नोटिफाइड एज पर द मेरिट। ओके,
तो जो भी मेरिट बनेगी उसके बेसिस पे आपको लिया जाएगा। अच्छा, CBT 1 में क्या रहेगा सर? CBT 1 में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। क्या क्वेश्चन प्रोसेस रहेगा, जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा, आपका एप्टीट्यूड आएगा 30 नंबर का, मेजर रहेगा, प्रैक्टिस करना अभी से। जनरल अवेयरनेस आएगा 15 का, जनरल साइंस आएगा 15 का, रीजनिंग आएगा 30 का, और DFCCIL या फिर रेलवे के रिगार्डिंग नॉलेज आएगी 10 की। तो वही आपको करना। CBT 2 जो रहेगा 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट्स का रहेगा। इससे समझ सकते हो आप कि 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा, है ना। पिछली बार पेपर भी अच्छा आया था, तो इस बार भी पेपर की उम्मीद है कि अच्छा ही आएगा, है ना। अच्छा कॉम्पिटिशन रहेगा, हल्के में मत लेना इसको। देखो क्वालिफाइंग मार्क्स तो आज के टाइम पे सिर्फ नाम के रह गए हैं, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पे 65% प्लस ही रहती है, तो ये 40%, 30%, 25% का कोई मतलब है ही नहीं, है ना। लेकिन फिर भी मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, इससे आपको कोई डाउट ना रहे। अच्छा, एक बात रहती है सर, अगर मैं टाई होता तो क्या इशू रहेगा? तो टाई रहेगा आपका मार्क्स का, तो पहले जो ओल्डर है एज में, जिसकी एज ज़्यादा, उसको प्लेस मिलेगा। अगर वहाँ भी टाई कर देते हैं, बहुत कम केसेस आते हैं कि एज भी कोइंसाइड कर जाए कि हाँ वो भी 30 साल का है तो वो भी 30 साल का है, तो फिर अल्फ़ाबेटिकल जिसका पहले नाम आता है उसको लिया जाएगा, है ना। तो ये कुछ प्रोसेस है। अच्छा, एक अच्छी बात रही है, ऑब्जेक्शन अगर आपको है तो 100 रुपये आपको भरने पड़ेंगे हर क्वेश्चन के लिए। लेकिन इसमें एक बात सही है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सही है, वो सही है, तो आपका जो भी अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा उसी अकाउंट में जहां से आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ है। ओके। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर वहां पे एक क्वेश्चन गलत ही था, तो वहां पे क्या केस होगा? अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आपने उठाया तो उसमें आंसर ही नहीं है, या फिर क्वेश्चन ही गलत है, या कुछ भी मिस्टेक है, तो उस केस में मान लो कि एक क्वेश्चन गलत आया, तो एक क्वेश्चन को हटा देंगे और वो पूरे पेपर को 99 मार्क्स का मान के उसी हिसाब से मेरिट बनाएंगे। क्लियर? और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे वेटिंग लिस्ट रखते हैं ना, तो यहाँ पे कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं रखेंगे ये लोग, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं लेकिन प्राइमरी सोर्स पे नहीं रखेंगे, है ना। यहाँ पे DV की लिस्ट दे रखी है, इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ DV हम लोग बात करेंगे, है ना। अभी इतना नीड नहीं है इसका। अब इम्पॉर्टेंट रहता है सर मेडिकल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपको मेडिकल एग्जामिनेशन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे का मेडिकल एग्जामिनेशन रहता है। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि सर मेरा आई साइट वीक है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रेलवे का, जैसे DMRC हो गई, UPMRC हो गई, DFCL हो गई, यानी जो भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं वहाँ रेलवे के मेडिकल स्टैंडर्ड चलते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 5 के इंडियन रेलवे के वॉल्यूम 1 में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है नो रिलैक्सेशन हेल्थ स्टैंडर्ड इज अलाउड, क्योंकि भाई रेलवे एक रिस्की जॉब है ना। DFCCIL में आप गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, है ना। एग्जामिनेशन सिटी आप लोग देख सकते हो, मेजर सिटीज में रखा गया, जैसे आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, ठीक है, तो मेजर सिटीज में रखा गया। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आप 3 सिटी देख सकते हो, है ना, उससे ज़्यादा नहीं दे पाओगे। सेकंड स्टेज का ध्यान रखना CBT का, दिल्ली में होगा, कोलकाता में होगा, मुंबई में होगा, चेन्नई में होगा, ये 4 सिटीज फिक्स हैं, इसके अलावा और आगे पीछे हो सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस बहुत कम रखी गई है। अब बोलोगे सर कम क्यों? कम का रीजन ये कि एम्स ने इससे कहीं ज़्यादा फीस रखी थी, और ये फीस नॉन रिफंडेबल होगी, ध्यान रखना। यहाँ पे आपका UR OBC NCL EWS को फीस पे करनी है 1000 रुपये, है ना, वो जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाली, तो फॉर्म को ध्यान से भरना, करेक्शन के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, है ना। अब इम्पोर्टेंट बात है कि सर मेरे पास डिप्लोमा भी है, ग्रेजुएट भी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करूँ और ऑपरेशंस के लिए भी अप्लाई करूँ, तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। वहीं लिखा है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट have to submit a separate application form along with the fee of the each post कोड है, ओके। तो उसके लिए, लेकिन हाँ यहाँ पे एक बात लिखी है कि आपको अपने ऊपर रिस्क लेके भरना है। हो सकता है कि डेट और टाइमिंग दोनों कोइंसाइड कर जाए एग्जाम की, है ना, तो अपने रिस्क पे भरना, अदरवाइज तो होता नहीं ऐसा, ठीक है। और मॉडिफिकेशन में आप लोग क्या क्या मॉडिफाई नहीं कर सकते हो? पहली बात, पोस्ट जिसके लिए अप्लाई किया, पोस्ट कोड, ईमेल और मोबाइल नंबर, इन चीज़ को आप लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हो करेक्शन में, लेकिन जो भी करेक्शन करोगे उसके लिए आपको 100 रुपये फीस पे करनी होगी। तो पहला तो यही करना कि गलती करनी ना पड़े, है ना। अब बात करते हैं कि सर अगर मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो प्रोबेशन पीरियड कितना रहेगा? तो यहाँ प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा, तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग, है ना।
तो यहाँ पे पेज नंबर 25 एनेक्सर 1 का ए पार्ट है। यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख लेना। यहाँ पे SC ST का सेंट्रल का फॉर्मेट अलग रहता है तो वो दे रखा है। इसी तरह OBC का दे रखा होगा, OBC NCL का यहाँ पे। और यहाँ पे आपका ये रहेगा किस किनके लिए, ये रहेगा आपका EWS वाले बच्चों के लिए, और ये आपका डिफेंस पर्सनल के लिए, हाँ सबके लिए फॉर्मेट दे रखे हैं। और ये एक्स सर्विसमैन के लिए, और ये PWD वाले बच्चों के लिए है ना, पर्सनल विद डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए। तो ये आप लोग देख लेना है ना। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये भी आपको देखना है कि कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर है। देखो तो जैसे आगरा में पड़ता है टूंडला, है ना, आगरा से थोड़ा दूर है लेकिन टूंडला आगरा का पड़ता है ना। तो यहाँ पे कॉरिडोर दे रखा है, कॉरिडोर जैसे ईस्टर्न वेस्टर्न दो में डिवाइड है मेजरली, और यूनिट के हेडक्वार्टर दे रखे हैं। तो आप लोग देख लेना कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है ना। जैसे स्टेशन का नाम भी दे रखा है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। ये टूंडला के कुछ स्टेशन हैं यहाँ पे, तो पेज नंबर 35 पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब इंपॉर्टेंट बात सर सिलेबस का बताओ आप। 120 क्वेश्चन आएंगे CBT 2 में हमारे, तो क्या रहेगा, तो देख लो आपका ये आपका 24 मार्क्स का नॉन टेक रहेगा जिसमें GK आएगा, क्वांट आएगा, ठीक है, 2 चीज़ रहेगी। 96 का टेक्निकल आएगा जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यानी सोम रहेगी, स्ट्रक्चर एनालिसिस रहेगा, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन रहेगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी रहेगी जिसमें MCC RCC PSC, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर आएगा, डिज़ाइन, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स आएगा, फाउंडेशन आएगा, वो एक ही पार्ट होता है। PH यानी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आएगी, TP आएगी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स आएगी, हाइड्रोलॉजी आएगी, ठीक है, और आके एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, ड्राइंग, यानी मेजरली पार्ट सब कुछ कवर कर रखा है। तो सब कुछ आने का है, ठीक है। जैसे इसमें एक पार्ट नहीं है, CPM पार्ट नहीं है, ठीक है। तो जो नहीं है सिलेबस में उसको मत करना। बच्चे क्या गलती करते हैं, सर मैंने प्रोफेशन कर दी, मैंने पूछा किस क्या सिलेबस है, तो सिलेबस कॉमन होगा, होने से कुछ नहीं चलता। क्या है एक्चुअली में, भाई आपको जॉब चाहिए तो इतना रिस्क तो नहीं लेना ना, आपको सीरियस रहना है कि सिलेबस जो है आपको डिट्टो नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट हैं कौन से नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्रिपरेशन कर दी, एग्जाम तक दे आए, मैंने देखे हैं बहुत से एग्जाम तक दे आए, उनको ये नहीं पता होता कि सिलेबस में ये सब्जेक्ट था या नहीं था, और बाद में डिस्कशन चलता है वो क्वेश्चन आ कैसे गया। भाई वो सिलेबस में था ना, तो तभी तो आएगा। तभी मैं प्रायोरिटी पे रखता हूँ कि सिलेबस को पहले पढ़ना अपने को, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी हाईलाइट चीज़ें, देखो ये फोटोग्राफ का डाटा है, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि आपको पहली बात है कलर्ड फोटोग्राफ होगा, और जो बैकग्राउंड है वो तो आपका लाइट रहेगा। डायमेंशन 50 से 80 KB की रहेगी, फॉर्मेट JPG हो सकता है या फिर JPEG हो सकता है, 200 बाय 230 पिक्सल का होगा। सिग्नेचर ध्यान रखना ब्लैक इंक में होना चाहिए, गलती मत कर देना, ब्लू में अपलोड कर देते हैं फिर दिक्कतें चलती हैं। साइज कितना रहेगा, 140 बाय 60 पिक्सल रहेगा, और जो रेंज वेरी करेगी 50 से 80 KB तक। लेफ्ट हैंड थंब लगेगा, ब्लैक या ब्लू इंक में, साइज रहेगा 50 से 80 KB तक। सर्टिफिकेट जो भी अपलोड करोगे वो JPG JPEG और या फिर PDF फॉर्मेट में हो सकते हैं, साइज रहेगा 100 KB से लेके 1000 KB तक। ओके, तो भाई मैंने यहाँ पे क्या है जो भी मेजर चीज़ें हैं वो सारी हाईलाइट कर दी PDF में, PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आप लोग इसको जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। अगर इन चीज़ों को मैं क्लब करता तो अच्छी वीडियो बन जाती शॉर्ट में, लेकिन क्या है मुझे वही इन्फॉर्मेशन देनी है ऑथेंटिकेट जो इसमें लिखी हुई है, अपनी ओर से कोई भी चीज़ नहीं देनी है। तो आपको ही बिलीव होना चाहिए कि हाँ जो मैं डाटा दे रहा हूँ वो सही है या नहीं है, ठीक है। अब कैसे आपको प्रिपेयर करना है एक स्ट्रक्चर्ड वे में, वो भी आप कमेंट करना, उसके लिए भी मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को टारगेट करने से पहले, ठीक है। क्योंकि मैंने ये चीज़ टारगेट की है, ये एग्जाम क्रैक किए हैं, तो उनका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे भी आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। ओके, ये जो 6 मंथ का स्पान है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इलेक्शन वाला है, ठीक है। हमको मतलब नहीं है कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी हारेगी, ठीक है, एज ए सिटीजन मैटर करता है, लेकिन फिलहाल आपको जॉब चाहिए, ठीक है। तो 6 महीने में भर के जॉब निकलने वाली है, कहीं कम निकलेगी कहीं ज़्यादा निकलेगी, जैसे DDA में निकली है, ठीक है, रेलवे में निकलेगी, SSC में निकलेगी, क्योंकि CWC की जो वैकेंसी थी वो इस बार आएंगी सारी की सारी, तो भाई वैकेंसी बहुत आएंगी। एग्ज़ाम देना, और एग्ज़ाम में जो गलती करते मैं अभी बता देता हूँ कि 10 एग्ज़ाम को टारगेट मत करना, 5 या 4 एग्ज़ाम को टारगेट कर लेना और उन्हीं को फोड़ देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।